हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप जो मैंने कल की वीडियो डाली थी अपना पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल का रिव्यू डाला था एग्ज़ाम्स का, वो आपने देख लिया होगा। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने 3-4 रिव्यूज़ डाल चुकी हूँ अब तक, तो वो आप देख लीजिए। उससे आपको डीएसएसबी का करंट पैटर्न पता चल जाएगा। बाकी फ़िलहाल आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ। जो मैंने देखा है बच्चों को काफ़ी डाउट आ रहा है, वो है एक तो ओबीसी एनसीएल को लेकर, एक सीटेट की क्रूशियल डेट को लेकर, और एक डीएसएसबी का फॉर्म भरते टाइम बच्चों से जो एरर्स हो रहे हैं, फॉर्म में एरर हो रहे हैं, उनको लेकर मैं एक एक करके पहले ओबीसी का लेंगे, फिर सीटेट, डीएसएसबी, इनको रिजॉल्व करूँगी। अगर आपकी इन तीनों से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो वो आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई इंक्वायरी है कमेंट बॉक्स में लिख देना, एज़ यूजुअल मैं कर दूँगी क्लियर। ठीक है, अगर मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं वीडियो बना दूँगी उस पर। लेकिन वैसे मुझे लगता है मेजर यही नहीं टॉपिक्स पे इशू आ रहा है। तो अभी शुरू करते हैं ओबीसी एनसीएल से लेकर। ये जो ओबीसी के कैटेगरी के बच्चे हैं उनको बहुत इशू आ रहा है एनसीएल से लेकर, कि एनसीएल कब कब होना चाहिए, कब बनवाएं। तो मैं इसको पहले क्लियर करती हूँ, एनसीएल होता क्या है। पहले तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है आपको नया, वो तो आपके पास ऑलरेडी होगा ओबीसी का सर्टिफिकेट। हमें एनसीएल चाहिए। अब एनसीएल क्या होता है? एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, मतलब आपको डीएसएसबी को ये सेटिस्फाई करना है कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आप जो हैं वो क्रीमी लेयर में नहीं आते। अगर आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख या 8 लाख से अबव हो गई है, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये उनको बताना है कि आप अभी भी नॉन क्रीमी लेयर में है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट बनता है। अब ये कोई सर्टिफिकेट अलग से नहीं बनता है। अगर आपका कुछ इसी साल ओबीसी का सर्टिफिकेट बनना है तो वो उसी का चल जाता है। लेकिन अगर पूरा, जैसे किसी का बच्चे का सर्टिफिकेट 2009 का बना हुआ है पर वो अभी भी ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको एनसीएल बनवाना पड़ेगा। अब एनसीएल कैसे बनता है? कुछ नहीं करना, अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होता है, एसडीएम का ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वहाँ जाना। वहाँ आपके वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपके ओबीसी सर्टिफिकेट को बनाने में लगते हैं, और आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होता है साथ में, कि अभी हमारी जो एनुअल इनकम है वो इतनी है। और वो आपको एक पेपर होता है बेसिकली, उस पर आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट का नंबर लिखा होगा, आपका नेम, एड्रेस, और उस पर वो आपका एसडीएम साइन करके दे देगा। ऐसा ही होता है। ठीक है, एनसीएल कब का होना चाहिए? अब ये सुनो, एनसीएल क्या है? डीएसएसबी ने अभी 2021 में जो वैकेंसियाँ निकाली है ना, 2021 से वैकेंसी निकाली है, तो मेरी मानो कि अभी का एनसीएल बनवाओ। रीज़न मैं बताती हूँ। मेरी एक रिलेटिव है, उनका 2014 में जो टीचर की वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसका उसमें सिलेक्शन हुआ 2017 में, उसका एग्ज़ाम हुआ, तो उनसे 2017 का एनसीएल मांगा। तो वो तो उस टाइम बन गया 2017 का, है ना, उसके पास उसने बनवा लिया और उसने दे दिया ई डाउज़र में। लेकिन कुछ वैकेंसीज़ का मैंने बाद में सुना है कि उनसे बाद में जब एग्ज़ाम्स लिए तो उन्होंने बोला जिस ईयर में हमने वैकेंसी निकाली थी उस ईयर का एनसीएल ला के दो। अब उस ईयर का एनसीएल बैकडेट में कोई बना के देगा नहीं। तो आप अभी का बनवा के रखो एनसीएल। ज़्यादा कुछ नहीं, मुश्किल से अब तो लॉकडाउन ओपन हो चुका है, 1 या 2 दिन में दे देते हैं। बाकी मैंने सुना है कि आजकल एक दिन जाओगे, फॉर्म सबमिट करवाएंगे वो, उसके बाद अगले दिन जाके आप पिक कर सकते हो, वो साइन करके दे देंगे, एसडीएम जो भी होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो वो एक दिन का काम होता है, सुबह चले जाना ताकि भीड़ ना मिले, और शाम तक आपका काम हो जाएगा, क्योंकि स्लोली काम करते हैं। तो अभी 2021 में वैकेंसियाँ निकली हैं, तो 2021 का बनवा के रखो एनसीएल। रीज़न कि मान लो, मैं जैसे साहब मैंने बताया कि नवंबर से जनवरी के बीच में एग्ज़ाम लेने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अगर सब, वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे कि अप्रैल 2022 तक वो ई डाउज़र भरवाएंगे जो अभी 2021 की वैकेंसियाँ हैं। बट एट एनी चांस किसी भी पोस्ट का उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया और ई डाउज़र फरवरी मार्च के महीने में भरवा लिया, तो इस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, इस ईयर का एनसीएल सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे वो। और अगर सपोज़ करो अगर आपका अप्रैल 2022 में ई डाउज़र भरवाया, तो वो 2022-23 का 22-23 का एनसीएल मांगेंगे। रीज़न कि अप्रैल से दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। पता ही होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो अभी 2021 का फाइनेंशियल ईयर का आप लोग
एनसीएल बनवा के रखो, इसको डिले मत करो, काम आए ना आए बनवा के रखो। अगर इस साल का मांगेंगे बैकडेट वाला तो ये वाला अब चल जाएगा, 2022 में तो होना ही होना है। इट ऑफ टीचर की वैकेंसीज़ को फिल करने में ये लोग टाइम नहीं लगाएगी डीएसएसबी, क्योंकि इनके पास वैसे भी ऑर्डर आ चुका है कि 6 महीने में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है इनको। तो 6 महीने में तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ 8 से 9 या 10 महीने में पूरे चांसेस हैं। 2022 में अगर कराया तो 2022 में बन जाएगा। ठीक है, एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा के रखो। अब मैं अपने दूसरे उस पे आती हूँ टॉपिक पे, जो कि है सीटेट का। अच्छा, अब सीटेट का मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि मैम मैंने फॉर्म फिल कर दिया है पर मेरे पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है। बेसिकली उसका कंसर्न ये था। तो अगर बीच में सीटेट का कभी एग्ज़ाम आ जाता है और मेरा निकल जाता है पेपर से पहले, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो मैंने उस बच्चे को यही कहा था कि ऐसे बहुत से बच्चे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन इस बार तो अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने सीटेट का भी अपने डिटेल भरवाई है आपसे, है ना? सीटेट के मार्क्स परसेंटेज सब लिख भरने होंगे। तो मेरा उसका यही कंसर्न बेटा यही है कि लास्ट डेट जो डीएसएसबी की फॉर्म की लास्ट डेट होती है ना, उस डेट तक आपको जितनी भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मेंशन की हुई है वो सब अवेलेबल होनी चाहिए। वो सब अवेलेबल, मान लो सपोज़ करो 21 नहीं, आज की डेट लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को। मान लो अगर आज 5 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, और आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपका जो रिज़ल्ट है वो आया 8 जुलाई को, तो भी डीएसएसबी नहीं कंसिडर करती है। वो बोलेंगे हमारी लास्ट डेट क्रूशियल डेट थी 5 जुलाई, या 5 जुलाई तक का या 5 जुलाई से पहले पहले का हमें लाके दो, बाद का नहीं चाहिए हमको। चाहे वो आपकी डिग्री की बात हो, चाहे आपकी वो बीएड की बात हो, चाहे वो आपकी सीटेट की बात हो, उन्हें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन लास्ट डेट तक चाहिए होती है, तो वो आप नहीं एलिजिबल हो पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था उस बच्चे को भी कि अगर आप पीजीटी के लिए हैं तो पीजीटी में तो एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि पीजीटी में तो सीटेट चाहिए ही नहीं, है ना? लेकिन अगर टीजीटी के लिए है तो जो लास्ट डेट से पहले पहले आपकी जितनी भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसकी सारी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वरना हम रिजेक्ट कर देते हैं। नो मैटर कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन लास्ट डेट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, जो है कि है बच्चों का जीएसएसबी फॉर्म में एरर जो बच्चों को आ रहा है ना। जीएसएसबी में बच्चों को फॉर्म फिलते टाइम बच्चों से एरर हो गया। जैसे सपोज़ करो उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है 10 जुलाई और ड्रॉप बॉक्स खुलता है नीचे से, तो उनके गलती से क्लिक हो गया 11 जुलाई। ठीक है, नाम में एक ए एक्स्ट्रा लग गया, या फिर डिग्री की परसेंटेज लिख रहे हैं 59.45, 45 की जगह 95 हो गया। तो ये जो हैं ये टाइपो मिस्टेक्स में कंसिडर होते हैं। टाइपो मिस्टेक्स मतलब ये एक ऑनलाइन फॉर्म्स में मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसके वजह से आपका रिजेक्शन नहीं होता। इसके वजह से डीएसएसबी आपको रिजेक्ट कभी नहीं कर सकती है, ये बात याद रखो। ये एक एरर्स हैं जो ह्यूमन्स एरर में काउंट होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम एरर्स हो जाते हैं। इसके लिए एट द टाइम ऑफ अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ईड ऑफ से भरवा लेते हैं, तो आपको एफिडेविट लगाना होता है, वो हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता। अपनी कैटेगरी, हाँ अगर मान लो एक चीज़ में दिक्कत आती है, बताती हूँ। अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपने फॉर्म भर दिया, आपसे गलती से क्लिक हो गया ओबीसी, एससी या एसटी, कोई सी भी कैटेगरी गलती से क्लिक हो गई है, तो अब बच्चों का इशू आता है कि क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा? फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पर कंडीशन ये होगी कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा और कट ऑफ निकलेगी अलग अलग कैटेगरी की, तो आपको जनरल की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। मान लो जनरल की कट ऑफ 90 गई है, ओबीसी की 80 गई है, ओबीसी की कट ऑफ मान लो 80 गई है, एससी की 75 गई है और 70, और अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, आपने गलती से ओबीसी भर दिया और आपकी कट ऑफ भी 80 आई है, तो आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे कि भाई मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको वो प्रूफ मांगेंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट दो, अगर आपने ओबीसी के कट ऑफ निकाल लिया तो आप वो दे नहीं पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपने 90
ही कट ऑफ आ गई है, 90 ही मार्क्स आ गए हैं और आपने अपना ई डाउजर भरा, तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरे से गलती से, एफिडेविट लगा सकते हो कि मेरे से गलती से ओबीसी का जो ऑप्शन सेलेक्ट हो गया था वो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, वो कंसिडर कर लेंगे। पर कंडीशन है आपकी जनरल की जो कट ऑफ है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी डीएसएसबी का फॉर्म फिल करते टाइम अगर कहीं पे बाय मिस्टेक आपसे कोई एरर हुआ है तो उसके वजह से डीएसएसबी फॉर्म रिजेक्ट कभी नहीं करती है। इस वजह से अपना पूरा जो प्रिपरेशन है वो ख़राब मत करो। डीएसएसबी कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करती है इन सब माइनर मिस्टेक्स की वजह से, इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन निकल जाते हैं। कंडीशन है कि आपका पेपर क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। सोल्यूशन हर चीज़ का है, बट अपनी प्रिपरेशन इस चीज़ को लेकर कि शीट ख़राब हो गया, पता नहीं फॉर्म भी सबमिट करेंगे मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, सब एक्सेप्ट करेंगे। अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये 3 मेजर इश्यूज़ मुझे लगता है बच्चों को आ रहे थे, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई इशू हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं क्लियर कर दूँगी। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा कुछ हो सकता है, लेकिन है तो फिर भी बता दीजिएगा ना। और कुछ भी और कुछ रिलेटेड डाउट हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं बता दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर लेना। थैंक यू।